Welcome back to ACCA Financial Accounting classes. My name is Dipali and I'm an ACCA. So today in this lecture, we are going to start with chapter number 18 of Kaplan, which is incomplete records. Incomplete records. अब incomplete records का basically मतलब क्या है? So incomplete records बोलते हैं कि कोई भी missing value या figure, missing value और figure. अब हम कैसे derive करेंगे ये missing value और figure? So basically this chapter is moreover like a revision of our all the previous lectures. ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बट कुछ इक्वेशंस हैं, कुछ लेजर अकाउंट्स आपको बनाने आने चाहिए. वैसे तो आप ये सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से, सब कुछ आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है, बट इट्स लाइक अ रिविजन कि कोई भी मिसिंग वैल्यू को कैसे निकालना है. ठीक है, सो इस चैप्टर में हमें तीन मेथड्स दिए हैं टू फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू ऑफ फिगर्स. ठीक है, सो सबसे पहला फर्स्ट मेथड इज व्हाट? फर्स्ट मेथड इज अकाउंटिंग equation method. Okay, then second method is ledger accounts को यूज करके हम कोई मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, एंड देन थर्ड मेथड इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और मार्कअप ऑन कॉस्ट. ठीक है, सो बेसिकली इट्स अ रेशियो मेथड. ये थर्ड वाला मेथड कौन सा है? इट्स अ रेशियो मेथड. Okay, so let's read incomplete records. When you are preparing a set of accounts, it is likely that you may not have all the information available to you to complete a set of financial statements. So कई बार कुछ ना कुछ वैल्यू मिसिंग हो जाती है, जैसे परचेजेस की वैल्यू मिसिंग हो गई, सेल्स की वैल्यू मिसिंग हो गई. लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए आपको परचेज की वैल्यू चाहिए, सेल्स की वैल्यू चाहिए, कॉस्ट चाहिए, इन्वेंट्री की वैल्यू चाहिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है. Okay, so it is likely that you may have an incomplete ledger or control account system. Different approaches for calculating these missing figures balances are as follows. पहला है accounting equation, then balancing figures approach. Balancing figures approach क्या है? वही ledger accounts बना के. क्या है? ledger accounts बना के. Then profit ratios. Profit ratios कौन कौन से होते हैं? एक को markup on cost होता है, and then जीपी मार्जिन. कौन सा होता है? जीपी मार्जिन. अभी हम ये तीनों मेथड्स को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अकाउंटिंग इक्वेशंस. तो अकाउंटिंग इक्वेशंस वैसे तो हमने सारी की सारी ऑलमोस्ट पढ़ ली हैं, लेकिन हम सिर्फ एक बार उनको गो थ्रू कर रहे हैं. सो पहली अकाउंटिंग इक्वेशन है वो कौन सी है जो हमने पढ़ी है? एसेट्स इक्वल्स टू व्हाट? एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल और इक्विटी. ये हमारी पहली अकाउंटिंग इक्वेशन है. अब मान लो इन तीनों में से कोई सा भी फिगर मिसिंग है, तो क्या मैं उसको निकाल सकती हूँ? हाँ, निकाल सकती हूँ. सो लाइबिलिटीज पर प्लस कैपिटल इक्वल्स टू व्हाट? एसेट्स. सिमिलरली एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगा, राइट? या फिर अगर मुझे लाइबिलिटीज निकालनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ? एसेट्स में से कैपिटल माइनस करती हूँ तो मेरी लाइबिलिटीज आ जाएंगी. ओके, सो आई होप आपको ये वाली इक्वेशन क्लियर होगी. अब बात करते हैं कैपिटल की. क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता है? हमने बहुत बार पढ़ा है क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता है. क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल होगा. ओपनिंग कैपिटल में हम प्लस करेंगे कोई भी एडिशनल कैपिटल दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर इन द बिजनेस थ्रू आउट द अकाउंटिंग ईयर. फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें हमें प्लस करना होता है प्रॉफिट और लॉस, और क्या करना होता है? माइनस करना होता है ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स क्या होता है? एनी विड्रॉल बाय द ओनर. तो ये क्या हो जाता है? हमारा क्लोजिंग कैपिटल हो जाता है, राइट? अब यहाँ पे ये जो कैपिटल होता है, ये क्लोजिंग कैपिटल होता है कि ओपनिंग कैपिटल होता है? क्लोजिंग कैपिटल होता है, राइट? क्लोजिंग कैपिटल होता है ये. तो मान लो अगर मुझे इनमें से कोई सा भी फिगर दिया हुआ है तो मैं क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकती हूँ, और क्लोजिंग कैपिटल को फिर मैं इधर डाल सकती हूँ. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड इक्वेशन, इक्विटी का क्या फॉर्मूला होता है? सो बेसिकली इक्विटी जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी में यूज होता है, लेकिन अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो वहां पे कैपिटल वर्ड यूज होता है. ओके, सो इक्विटी में क्या हो गया? हमारे पास शेयर कैपिटल होगा, फिर हमारे पास शेयर प्रीमियम होगा, फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा. ओके, और क्या होगा? अक्यूमुलेटेड
accumulated retained earnings होती है, right? retained earnings ही तो होती है, तो retained earnings basically क्या होती है? accumulated profit and then the current year profit. so अब accumulated retained earnings मेरी कैसे निकलेंगी? ये जो accumulated retained earnings है ये मेरी कैसे निकलेंगी? सिंपल सा है, accumulated profit जो भी होगा आपका so far accumulated profit, या फिर opening retained earnings भी बोल सकते हो आप इसको, opening retained earnings आपकी जितनी भी है, प्लस या माइनस करोगे इसमें से क्या? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर आपको जो भी हुआ होगा, ओके, एंड देन इसमें से क्या माइनस करोगे? डिविडेंड पेड्स, तो इससे आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा अक्यूमुलेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स, ये वाला पोर्शन आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाले पे अच्छा कॉस्ट कैसे निकलता है? कॉस्ट भी हमने बहुत बार पढ़ा है, ओपनिंग इन्वेंट्री होती है प्लस परचेजेस प्लस एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस व्हाट? माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो इससे हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल जाती है। ये इक्वेशन भी हमने बहुत बार पढ़ी है। तो अगर कोई भी वैल्यू मिसिंग है तो क्या हम इससे निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। देन कमिंग ऑन टू द सिक्स्थ वन, सेल्स में से कॉस्ट माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा? जीपी, राइट? ग्रॉस प्रॉफिट ही तो होता है, जीपी क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हो गया। सो अगर आपको ये सारी की सारी अकाउंटिंग इक्वेशंस पता हैं तो आपकी कोई भी अगर मिसिंग वैल्यू है वो आप इजीली निकाल लोगे, राइट? आप ये वैल्यूज को निकाल सकते हैं इनसे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड मेथड। अब ये वाले अकाउंटिंग इक्वेशंस मैंने आपकी सारी डिस्कस कर ली, ये देखिए ये सारी की सारी मैंने आपसे डिस्कस कर ली, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड मेथड विच इज बैलेंसिंग फिगर अप्रोच। ये हमने पहले भी पढ़ा है, पहले हमने नहीं पढ़ा था। जैसे अगर आपको बोल सकते हैं कि आप सेल्स रेवेन्यू का फिगर निकालो, किसका? सेल्स रेवेन्यू का फिगर निकालो, तो आप उसके लिए क्या करोगे? रिसीवेबल्स का आप लेजर बनाओगे, राइट? ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। अब आपको क्या होगा इसमें? आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा रिसीवेबल्स का, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा रिसीवेबल्स का, ठीक है, और आपको ये भी दे रखा होगा कि कस्टमर्स से आपको ऑलरेडी कितना रिसीव हो गया है, ओके, ये भी आपको दे रखा होगा। तो ये आपका आ जाएगा कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, इधर कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स आ जाएगा। अगर कुछ इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस है तो वो भी आ जाएगा, इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस आ जाएगा इधर। ये हम ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो इससे यहां पे मेरी सेल्स आ जाएगी, और ये सेल्स मेरी कैसे निकलेगी? ये मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा, ठीक है। अब ऐसे ही आपको बोल सकते हैं कि परचेजेस की वैल्यू निकालो, तो परचेजेस के लिए क्या होगा? पेबल्स के आपको आइटम्स दे रखे होंगे, तो आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा पेबल्स का, देन आपको क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा होगा पेबल्स का, ठीक है। फिर आपको दे रखा होगा कि आपने कितना कैश पे कर दिया है पेबल्स को, डिस्काउंट रिसीव्ड अगर कुछ है तो वो भी हो जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्री भी आ सकती है, इधर कॉन्ट्रा एंट्री भी आ सकती है, कॉन्ट्रा विद पेबल्स हो जाएगा, और पेबल्स में कॉन्ट्रा विद रिसीवेबल्स आ सकता है। तो इससे आपकी क्या निकल जाएंगी? यहाँ पे आपकी परचेजेस निकल जाएंगी, ये परचेजेस आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब ऐसे ही आपको पूछ सकते हैं कि कैश रिसीट्स कितनी हुई ड्यूरिंग द ईयर, कैश रिसीट्स कितनी हुई ड्यूरिंग द ईयर, तो उसके लिए आप कैश का वो बना लो, कैश इन हैंड बना लो, कैश इन हैंड का लेजर बना लो, डेबिट क्रेडिट। आपके पास ओपनिंग कैश इतना था, आपके पास क्लोजिंग कैश इतना था, ये फिगर्स वो आपको दे देगा। ड्यूरिंग द ईयर आपने कैश पेमेंट्स इतने किए, और इससे आपकी रिसीट्स आ जाएंगी, ये आपकी सारी की सारी रिसीट्स हो जाएंगी, ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। सो ये आपका बन गया कैश इन हैंड। ऐसे ही कैश इन बैंक का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अब देखो, रिसीवेबल्स का लेजर देंगे आपको, और क्या क्या पूछ सकते हैं? क्रेडिट सेल्स पूछ सकते हैं, मनी रिसीव फ्रॉम रिसीवेबल्स भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, क्या क्या मिसिंग फिगर्स आपसे पूछ सकते हैं। पेबल्स का बोलेंगे लेजर बना लो, और क्रेडिट परचेजेस पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मनी पेड टू पेबल्स, राइट, ये पूछ सकते हैं। कैश एट बैंक से पूछ सकते हैं ड्रॉइंग्स कितनी हुई या मनी स्टोलन कितना है। कैश इन हैंड से पूछ सकते हैं कैश सेल्स कितनी हुई या कैश स्टोलन क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं, ये मिसिंग फिगर्स हैं आपके, ओके। सो दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर अप्रोच। कौन सा अप्रोच बोलते हैं इसको? बैलेंसिंग फिगर अप्रोच। सो पहला अप्रोच तो कौन सा था? अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, एंड सेकेंड इज व्हाट? बैलेंसिंग फिगर अप्रोच,
ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर। अब ये देखो, ये हमने डिस्कस किया अभी और ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, ऐसा नहीं है कि आज हम पहली बार कर रहे हैं, हमने पहले भी ये सारा का सारा डिस्कस किया है। ठीक है, देन कैश एट बैंक हो गया, एंड देन ये कैश इन हैंड हो गया। ठीक है, अब थर्ड वन इज रेशियो अप्रोच। रेशियो अप्रोच, अब रेशियो अप्रोच में दो रेशियोज की बात हो रही है। ठीक है, पहला इज कॉल्ड जीपी मार्जिन। जीपी मार्जिन क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं इसको, कि भाई जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना है। जीपी मार्जिन का क्या मतलब है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जीपी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जीपी, जीपी की क्या परसेंटेज है ऑन सेल्स। ऑन सेल्स होता है जीपी मार्जिन, हमेशा ध्यान रखना है आपको, जब मार्जिन की बात करते हैं तो वो सेल्स की मार्जिन होती है, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? देखो, हम जब अपना स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाते हैं तो हम स्टार्ट कहां से करते हैं? हम रेवेन्यू से स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं इधर, फिर हम लेस करते हैं कॉस्ट, और फिर हमारी क्या आ जाती है? जीपी आ जाती है। सो बेसिकली इसकी क्या परसेंटेज है सेल्स, सेल्स में जीपी की क्या परसेंटेज है सेल्स में, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है जीपी मार्जिन इक्वेट्स टू जीपी divided by sales into 100. So this is called what? GP margin. इसको क्या बोलते हैं? GP margin बोलते हैं। ओके, अब ये तो होती है GP margin. So GP margin किस पे होता है? On sales. ये ध्यान रखने वाली चीज है जिसको बोलते हैं सेल्स पे। और दूसरा रेशियो जो है, सेकेंड रेशियो, दैट इज कॉल्ड मार्कअप। मार्कअप किस पे होता है? कॉस्ट पे। तो मार्कअप किस पे होता है? कॉस्ट पे। तो इसका मतलब जीपी का क्या परसेंटेज है कॉस्ट पे, जो जीपी है उसका क्या परसेंटेज है कॉस्ट पे। तो कैसे निकलता है? जीपी डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू 100, जीपी डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू 100। सो दिस विल गिव अस व्हाट? मार्कअप परसेंटेज। आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूलाज क्लियर हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, दे आर वेरी सिंपल रेशियोज। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन से। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस ही करेंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन। द स्टेटमेंट ऑफ एंडी कार्प कंपनी एट 31st December 2008 shows the following balances: non-current assets, share capital, non-current liabilities and current liabilities. The sales, purchases and expenses record of ND company. The sales, purchases and expenses record of ND company has unfortunately been destroyed, and the directors need estimating the net entity's net profit for the year so that they can estimate its tax liability. The directors have informed you that the retained earnings of the entity at 31st December 2007 was $7350. So basically हमें क्या दिया हुआ है? ये ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग है, क्योंकि क्या बोला इसने? ईयर एंड पे कितना है? 31st December 2007, और जबकि इनका ईयर कौन सा चल रहा है? 31st December 2008। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट वाज द प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स मेड बाय एनडी कार्प कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2008। ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग हमें एसेट्स दे रखे हैं, तो इसका मतलब एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, राइट। तो अब हमें लाइबिलिटीज दे रखी है और एसेट्स दे रखे हैं, तो इससे हमारी इक्विटी आ जाएगी। सो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज विल गिव अस व्हाट? इक्विटी। अब देखो हमारी एसेट्स क्या है, तो इसने हमें नॉन करंट एसेट दिए 10,000 और करंट एसेट दिए 3,400। तो हम क्या करेंगे? ये दोनों लेंगे। तो एसेट्स क्या होती है? ये टोटल एसेट्स है 10,000 प्लस 3,400, ओके। और इसमें से हम लाइबिलिटीज माइनस कर लेते हैं। अब लाइबिलिटीज कितनी है? नॉन करंट लाइबिलिटी है 2,100 और करंट लाइबिलिटी है 1,700, ठीक है। तो अब ये दोनों माइनस हो जाएंगी, प्लस 1,700, एंड दिस विल गिव अस व्हाट? आर इक्विटी। तो हमारी इक्विटी कितनी आई? सो हमारी इक्विटी आ जाएगी 9,600। कितनी? 9,600। अब देखो, अब हमें और क्या क्या दिया हुआ है? एक हमें शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। सो शेयर कैपिटल यूज करना बचा हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है इसके अलावा?
और हमें दे रखा है द डायरेक्टर्स हैव इन्फॉर्म्ड यू दैट द रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द एंटिटी एट 31 दिसंबर कितनी थी 31 मतलब ओपनिंग दे रखी है हमको, कितनी दे रखी है ओपनिंग दे रखी है कितनी 7350। ओके तो इसका मतलब देखो इक्विटी कैसे बनती है, इक्विटी बनती है एक तो शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम प्लस रिवैल्यूएशन सरप्लस प्लस क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट। सो अब देखो इक्विटी ओके, शेयर कैपिटल है हमारे पास, शेयर प्रीमियम तो हमारे पास है ही नहीं और ये रिवैल्यूएशन सरप्लस भी हमारे पास नहीं है। अब ये जो क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग है ये कैसे बनती है, ये बनती है ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग से प्लस इसमें कर लो प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर जो भी हुआ होगा माइनस एनी डिविडेंड्स जो हमने पे किए। ओके अब आ जाते हैं हम इक्विटी पे। तो इक्विटी तो हमारी कितनी है 9600, शेयर कैपिटल हमको कितना दे रखा है यहाँ पे 200, तो 200। अब ये तो है नहीं, शेयर प्रीमियम भी नहीं है, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी नहीं है तो हटा दो। फिर हमको ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स दे रखी है कितनी है 7350, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस हमको नहीं दे रखा, यही तो हमें निकालना है, यही तो हमारा मिसिंग फिगर है, तो इसको हम x लिख देते हैं। और डिविडेंड पेड तो कुछ भी नहीं है तो -0। तो अब देखो 9600 माइनस 200 माइनस 7350 इक्वल्स टू x हो गया। तो अब मेरा x कितना आएगा, मेरा x आ रहा है 2050। सो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ, प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर हुआ ये 2050 पॉइंट नंबर सी। सो ऐसे करके मतलब इक्वेशन जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक टाइम पे एक ही इक्वेशन यूज करनी हो, नहीं एक क्वेश्चन में हो सकता है आपको मल्टीपल इक्वेशंस यूज करनी हो। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन में आपको मल्टीपल अप्रोचेस भी यूज करनी पड़ सकती है। एक तरफ आप ये जीपी मार्जिन भी यूज कर रहे हो और फिर साथ में इक्वेशन भी यूज कर रहे हो कोई मिसिंग वैल्यू निकालने के लिए। सो मल्टीपल इक्वेशंस भी यूज करनी हो सकती है, मल्टीपल लेजर्स भी यूज करने पड़ सकते हैं, या फिर ओवरऑल मल्टीपल अप्रोचेस भी यूज करनी पड़ सकती है। एक क्वेश्चन में हो सकता है कि आप तीनों की तीनों अप्रोच यूज कर रहे हैं। ओके सो कीप योर माइंड ओपन, ऐसा नहीं आप सिर्फ एक ही चीज से स्टिक रहोगे। ओके सो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसीवेबल्स at the start of the accounting period for B Rubble's business worth $30,000. There were total receipt from customers of 55,000, of which 15,000 related to cash sales, ठीक है, and 40,000 related to receipts from receivables. Okay. Contrast with payables in the year total 3,000 and closing receivables were 37,000. ये इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या कर लेते हैं, एक रिसीवेबल लेजर बना लेते हैं। एक हो गया डेबिट और एक हो गया क्रेडिट। अब क्वेश्चन ने हमें क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने हमें बोला है सबसे पहले वो बोल रहा है एट द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इसके रिसीवेबल्स कितने थे 30,000 थे, ठीक है। सो इधर आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, क्या आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस कितना 30,000। ओके देन देयर वर टोटल रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स 55 में से 15 तो कैश सेल्स थी और 40 क्या थी रिसीट फ्रॉम रिसीवेबल्स। तो इधर तो सिर्फ रिसीट फ्रॉम रिसीवेबल्स ही आएगा। ओके तो जब हमें कैश रिसीव होता है रिसीवेबल्स से तो एंट्री क्या होती है डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल्स। तो क्योंकि रिसीवेबल्स क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कैश आ जाएगा, कितना 40,000 कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। देन हमें क्या दे रखा है, देन हमें दे रखा है कि कॉन्ट्रा विद पेबल्स, पेबल्स के साथ क्या कॉन्ट्रा एंट्री बनती है, क्या एंट्री होती है, वो होती है डेबिट पेबल्स एंड क्रेडिट रिसीवेबल्स। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कॉन्ट्रा कितनी 3,000। फिर नेक्स्ट है एंड क्लोजिंग रिसीवेबल्स वर 37, क्लोजिंग 37 है तो यहां पे आ जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस 37। अब सेल्स की एंट्री होती तब क्या होता है डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स, तो रिसीवेबल्स डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे रीजन क्या होता है सेल्स एंड दिस विल बी व्हाट द बैलेंसिंग फिगर। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये आ रहा है 40 + 3 + 37 हो गया 80,000 और 80 में से 30 गए तो ये आ गया 50,000। तो हमारी सेल्स का फिगर क्या है 50,000। 50 देखो है ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर बी। ओके चलो लेट्स मूव फर्दर। The opening payables of Dick Dastard Lee's business were 15,000. Total payments made to suppliers. No, I'm sorry. So sorry in the previous question.
एक सेकेंड, ये तो हमारी सिर्फ अभी क्रेडिट सेल्स आई है, क्या ये हमारी क्रेडिट सेल्स आई है। इसने पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है टोटल सेल्स कितनी है। सो टोटल सेल्स क्या होती है, टोटल सेल्स विल इंक्लूड बोथ क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स, ठीक है। सो क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स, तो ये तो क्रेडिट सेल्स आ गई हमारी 50,000 और हमारी कैश सेल्स कितनी थी, हमारी जो कैश सेल्स थी वो थी 15,000, यहां पे दे रखा है 15,000। तो इसका मतलब हमारी टोटल सेल्स कितनी है 65,000। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। ऐसी गलती मत करना एग्जाम में, यूजुअली ऐसी गलतियां हो जाती हैं बट मत करना। ओके, द ओपनिंग पेबल्स, अब हम वापस से इस पे आ जाते हैं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 पे। द ओपनिंग पेबल्स ऑफ डिक डास्टर्ड ली बिजनेस फॉर 15, टोटल पेमेंट्स मेड टू सप्लायर्स ड्यूरिंग द ईयर वर 14,000, डिस्काउंट रिसीव वर 500 एंड क्लोजिंग पेबल्स आर 13,000। ठीक है, चलो लेट्स डू द क्वेश्चन। ये हो गया पेबल्स, ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। सबसे पहले आते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है 15,000, ठीक है। सो ओपनिंग बैलेंस लिखो सबसे पहले, ओपनिंग बैलेंस हो गया 15,000। देन फर्स्ट ये तो हो गया, द पेमेंट मेड टू सप्लायर्स ड्यूरिंग द ईयर वर 14, क्या एंट्री होती है, डेबिट पेबल्स क्रेडिट कैश। तो यहां पे आ जाएगा कैश, पेमेंट कर दिया 14,000 का, ओके। देन डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ $500, डिस्काउंट रिसीव्ड $500। अब इसकी क्या एंट्री पास होती है, इसकी एंट्री पास क्या होती है वो देखो, डिस्काउंट रिसीव की एंट्री क्या होती है, जब हम वो क्या बोलते हैं, जब हम पेमेंट के टाइम पे होती है डिस्काउंट रिसीव की एंट्री, राइट। सो एंट्री होती है डेबिट पेबल्स क्रेडिट कैश क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डेबिट हो रहा है पेबल्स, तो इसका मतलब पेबल्स के डेबिट साइड पे आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना 500, ओके। मूविंग फर्दर, एंड क्लोजिंग पेबल्स वर 13,000, तो यहां पे लिख दो क्लोजिंग पेबल्स आपके कितने हैं 13,000। तो इसका मतलब यहां पे क्या जाएंगे, आपकी परचेजेस आ जाएंगी, यहां पे क्या जाएगी आपकी परचेजेस आ जाएगी, परचेजेस ये हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर, ये हो गया आपकी परचेजेस। अब ये कितनी आएगी आपकी, ये आएगी 12,500, टोटल है दोनों का 27,500, 27,500, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलो लेट्स मूव फर्दर। अब इस क्वेश्चन में क्या है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू आवर बिग हेड्स बिजनेस। ये 12,500 हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, ओके। सो लेट्स मूव टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4। The following information relates to our big heads business. On 1st January electricity accrued है 250 की और rent prepaid है 300 का। Cash paid in the year, मतलब during the year जो भी cash pay किया है, तो electricity का $1,000 पे किया है और rent का कितना पे किया है $2,000। On 31st December electricity accrued है $300 और rent prepaid है कितना $400। What are the charges for electricity and rent in the statement of profit and loss for the year? ठीक है, सो हमसे ये पूछ रहा है कि ठीक है हमने ये इतना अक्रूवल था स्टार्ट में और एंड में, पर ड्यूरिंग द ईयर चार्ज कितना था, मतलब ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस कितना था। ये मत बताओ कि कितना पे किया, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर P&L में चार्ज कितना होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने किए हैं पहले, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस करते हैं सबसे पहले, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट एंड क्रेडिट। अब इलेक्ट्रिसिटी के वो लिए क्या बोल रहा है कि ओपनिंग अक्रूवल कितना है उसका 250 है। सो इतना, इसका मतलब इसका ओपनिंग बैलेंस तो लिख दो यहाँ पे 250, क्योंकि अक्रूड है, अक्रूवल है मतलब आउटस्टैंडिंग है, पे करना बचा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो वो किस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, ओके। देन कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,000, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं पहले, इलेक्ट्रिसिटी कितना पे किया 1,000, तो एंट्री क्या करी होगी, डेबिट इलेक्ट्रिसिटी क्रेडिट कैश, तो यहाँ पे कैश कितना हुआ 1,000। फिर उसके बाद क्वेश्चन ने पूछा है कि क्वेश्चन ने बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी अक्रूवल 31 दिसंबर, मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पड़ा है इलेक्ट्रिसिटी का 300 पड़ा है, तो अब 300 लिख दो, वो आ जाएगा यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस 300, ओके।
सो इसका मतलब ये कितना हुआ, ये हो गया 1300 और ये हो गया 1300। तो इसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में जो एक्सपेंस चार्ज होगा वो कितना चार्ज होगा, वो होगा 1050 इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, अब आ जाते हैं रेंट के पे। ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। अब आते हैं रेंट पे। रेंट पे क्या बोल रहा है वो, रेंट प्रीपेड है 1 जनवरी को, रेंट प्रीपेड है कितना 300, मतलब हमने प्रीपे कर दिया, हमें सर्विसेज लेनी बची हुई है, तो रेंट प्रीपेड, प्रीपेड रिसीवेबल साइड पे आएगा, तो ओपनिंग बैलेंस कितना है 300। ड्यूरिंग द ईयर हमने रेंट कितना पे किया 2000, ठीक है, पेमेंट की तो एंट्री यहीं पे होगी, 2000 हमने पे किया। और फिर क्या बोल रहा है हमें कि रेंट प्रीपेड अगेन 31 दिसंबर को भी रेंट प्रीपेड है कितना 400 से, तो यहां आ जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस 400, 2300। तो इसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में कितना चार्ज होगा 1900, कितना, ये बैलेंसिंग फिगर है, कितना चार्ज होगा 1900। सो इलेक्ट्रिसिटी का कितना चार्ज होगा 1050 और रेंट का कितना चार्ज होगा 1900। अब देखो क्या आपके पास ऐसे कोई ऑप्शंस हैं अवेलेबल, यस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ओके, मूविंग फर्दर। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑन 1 जनवरी एल्मा फंड्स बैंक अकाउंट इज ओवरड्रॉन, ओवरड्रॉन मतलब ओडी ओवरड्राफ्ट, और बैंक अकाउंट मतलब ये किसकी बात हो रही है, ये बैंक स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है कि हमारी बुक्स में जो कैश इन बैंक की बात हो रही है, राइट। सो इसका मतलब ओवरड्रॉन मतलब क्रेडिट साइड पे होगा ओपनिंग बैलेंस, डेबिट साइड पे नहीं होगा, किस पे होगा, क्रेडिट साइड पे होगा। पेमेंट्स इन द ईयर टोटल टू 8536 एंड 31 दिसंबर द क्लोजिंग बैलेंस इज 2227, ये पॉजिटिव है। सो व्हाट आर टोटल रिसीट्स फॉर द ईयर, चलो ये निकालते हैं, बैंक अकाउंट बनाओ, डेबिट क्रेडिट। अब क्योंकि ओपनिंग बैलेंस उसका क्या था ओडी था, तो लिखो ओडी, कितना हुआ ओपनिंग बैलेंस उसका 1367। देन वो बोलता है पेमेंट्स इन द ईयर टोटल टू 8536, तो पेमेंट्स इन द ईयर, पेमेंट से मतलब क्या होगा कि बैंक में जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा, तो कुछ भी फॉर XYZ एक्सपेंसेस, XYZ एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे, और क्रेडिट क्या होगा, बैंक क्रेडिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक की क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, बैंक की क्रेडिट साइड पे आप लिख दो पेमेंट्स, और पेमेंट्स हमारी कितनी हुई है 8536, 8536। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो क्लोजिंग बैलेंस है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिसंबर द क्लोजिंग बैलेंस इज 2227 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव किस तरफ आएगा, डेबिट साइड पे आएगा कि क्रेडिट साइड पे आएगा। देखो ये अगले साल के लिए पॉजिटिव होगा ना, तो अगले साल ये इधर होगा, तो अगले साल ये इधर होगा, तो इस साल ये इधर होगा, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट। तो इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा, यहां पर आएगा। कितना है ये क्लोजिंग बैलेंस, ये है 2227। सो इसका आंसर क्या होगा, इन सब का टोटल कर लो और यहां पे आपकी सारी की सारी रिसीट्स आ जाएंगी, which will be your what, your balancing figure. So ये आएगा यहाँ पर 12,130, 12,130, 12,130। अब देखो कि हमारे पास 12,130 कोई ऑप्शन है यहाँ पे, यस, ऑप्शन नंबर डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। चलो लेट्स मूव टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6। अब ये क्या बोलता है, ऑन 1 जनवरी Daisy Chain's business had a cash float of 900. Okay. During the year, cash of 10,000 was banked, 1,000 was paid out as drawings, and wages of 2,000 were paid. On 31st December, the float was 1,000. So वो पूछ रहा है how much cash was received from customers for the year. ठीक है. सो बेसिकली अब हमें वो क्या बनाने के लिए बोल रहा है, वो हमें कैश इन बैंक का लेजर बनाने के लिए, सॉरी कैश इन हैंड का लेजर बनाने के लिए बोल रहा है। अब उसने क्या बोला कि बिजनेस हैड अ कैश फ्लोट ऑफ 900, मतलब शुरू में उसके पास कितना था ओपनिंग बैलेंस 900 का। फिर वो बोलता है ड्यूरिंग द ईयर कैश ऑफ 10,000 वाज बैंक्ड। इसका क्या मतलब है, बैंक का मतलब जो कैश इन हैंड था
उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो इसकी क्या एंट्री होगी? इसकी एंट्री होगी डेबिट, इसकी एंट्री होगी डेबिट कैश इन बैंक, और क्रेडिट हो जाएगा व्हाट? कैश इन हैंड। या फिर इसकी एंट्री बोल सकते हो डेबिट बैंक क्रेडिट कैश, मतलब कैश कम हो रहा है और बैंक का अमाउंट ज्यादा बढ़ रहा है, राइट? सो कैश क्योंकि क्रेडिट हो रहा है यहां पे, तो आप यहां पे लिख दो बैंक। कितना बैंक किया हमने? 10,000। फिर उसके बाद वो बोलता है 1000 वॉज पेड आउट एज ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स की क्या एंट्री होगी? डेबिट ड्रॉइंग्स क्रेडिट कैश, तो यहां पे आप लिख दो ड्रॉइंग्स 1000 की। फिर वो क्या बोलता है? एंड वेजेस ऑफ 2000 वर पेड, उसकी एंट्री डेबिट वेजेस क्रेडिट कैश, तो यहां पे आप लिख दो वेजेस 2000 के। ओके, सो इसका मतलब ये कितना हो गया? यहाँ पे इसका टोटल हो गया 13,000। नो नो नो, अभी इसने एक चीज और बोली है, सॉरी, इसने ये भी बोला है ऑन 31 दिसंबर द फ्लोट वाज 1000। फ्लोट कितना था 31 दिसंबर को? क्लोजिंग बैलेंस कितने का? 1000। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 14,000। तो अब यहां पे रिसीट्स कितनी होंगी हमारी? ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। भाई कैश में कितनी रिसीट्स हुई ड्यूरिंग द ईयर, वो ये पूछ रहा है हमसे। तो ये हुई 14,000 माइनस 900, 13,100। देखो क्या कोई 13,100 जैसा ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फर्दर, अच्छा अब ये बोल रहा है पैड्रेग ऑफ फ्लैटरी हैड सेल्स ऑफ 1000, सेल्स 1000 है, he makes a margin of 25,000. What is the cost of sales figure? अच्छा अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने हमें मार्कअप नहीं दिया है, क्वेश्चन ने हमें क्या दिया है? मार्जिन दिया है, मार्जिन दिया है, मार्कअप नहीं दिया है, मार्जिन दिया है, और उसने हमें सेल्स का फिगर दिया है। ठीक है, तो क्या हम ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, देखो मार्जिन कैसे निकलता है? मार्जिन निकलता है जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। अब मार्जिन कितना बोल रहा है? 25। जीपी हमें पता नहीं कितना है, सेल्स हमें पता है, हाँ सेल्स उसने बताया है हमें 1000 इंटू 100, राइट? क्या हम इसको कर सकते हैं? यस, ये दो जीरो को और इन दो जीरो को हम आपस में कैंसिल कर लेते हैं, और ये 10 उधर चला जाएगा, सो 25 इंटू 10 इक्वल्स टू जीपी। ये सिंपल मैथ्स है, यहाँ पे जीपी कितनी हो गई? 250। तो अब मेरे पास जीपी है और मेरे पास सेल्स है, सो सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू माई जीपी। मेरी सेल्स कितनी है? 1000, कॉस्ट मुझे नहीं पता, जीपी 250, सो 1000 माइनस 250 इक्वल्स टू कॉस्ट, सो कॉस्ट कितनी हो गई? 750। ठीक है, दिस इज सिंपल मैथ्स, और कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, सिर्फ मैंने वैल्यूज को इनपुट किया है और अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर निकल के आ गया, सिर्फ प्लस माइनस का गेम है ये। ओके, सो कॉस्ट कितना है मेरा? 750। अब देखो 750 ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर सी। So C is the correct answer over here. Okay, moving further, ratios का ही question है. Lorna MacDuff has cost of sales of 600. She applies a markup of 25% when selling goods. What is the value of sales revenue? Again, this is very simple, not too much to do. So हमें markup दे रखा है. So markup का क्या होता है? Markup होता है GP upon cost into 100. सो अब मार्कअप कितना बोल रहा है वो हमको? 25, मार्कअप भी 25, जीपी पता नहीं, कॉस्ट पता है, हाँ कॉस्ट की वैल्यू उसने हमें दी कितनी? 600 इंटू 100। सो 0 0 आपस में कैंसिल कर लेते हैं, 25 इंटू 6 इज इक्वल टू जीपी। सो जीपी कितना हुआ हमारा? 6 इंटू 25 कितना होता है? 150, राइट? 150 हो गया। अब हमें क्या निकालना है? सेल्स रेवेन्यू। सो सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू जीपी। सेल्स नहीं पता, कॉस्ट हमें पता है कितनी है, हाँ पता है कितनी? 600, जीपी हमें पता है 150। सो इसका मतलब सेल्स इक्वल्स टू 600 प्लस 150 विच इज इक्वल्स टू 750। सो सेल्स कितनी हो गई मेरी यहाँ पे? 750। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन ने हमसे कॉस्ट पूछा था और यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रही है? सेल्स रेवेन्यू पूछ रही है। तो सेल्स रेवेन्यू हमारा कितना आ रहा है? 750। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। ओके, चलो मूविंग फर्दर, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Jethro Longhorn can tell you the following with regard of his business: margin 5%, opening inventory, closing inventory, purchases.
बेस्ड अपॉन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट जथरोज सेल्स रेवेन्यू और एंड ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों चीजें निकालने को बोल रखा है। अब देखो ना, हमें इसने मार्जिन तो दिया है, पर ना इसने हमें जीपी दिया है, ना इसने हमें सेल्स दिया है। मार्जिन किस पे बेस्ड होता है? जीपी पे और सेल्स पे बेस्ड होता है, राइट। और इसने हमको और साथ में ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री और परचेजेस दिए है, जिससे हम क्या निकालते हैं? कॉस्ट निकालते हैं। चलो ठीक है, पहले हम कॉस्ट निकाल के देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। ओके, सो कॉस्ट कैसे निकलेगा? कॉस्ट निकलेगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ऐसे हमारी कॉस्ट निकल जाती है। हाँ, सो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 800, परचेजेस कितनी है? 2840 और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 600। तो ये कितना हो गया? तो हमारी कॉस्ट कितनी आ गई? कॉस्ट आ जाएगी हमारी 3040, ये आ गया हमारा कॉस्ट। ठीक है, लेकिन अभी पता नहीं है हमें इस कॉस्ट को हम कहां यूज करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दो वैल्यूज मिसिंग है। अब देखो, इसने हमें दिया है मार्जिन, मार्जिन के साथ हमें जीपी, सेल्स इनटू 100। नेक्स्ट पेज पे करते हैं जीपी। तो मार्जिन, मार्जिन कितना है? 5 है, मार्जिन 5 हो गया। जीपी की वैल्यू इसने हमें दी नहीं है और सेल्स की भी वैल्यू नहीं दी है। अब हम क्या करें? लेकिन हमारे पास कॉस्ट की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? कॉस्ट की वैल्यू। तो अब देखो 5, जीपी क्या होता है? जीपी होता है, जीपी की अगर मैं बात करूं सो सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू जीपी। तो अगर इधर मैं जीपी ना लिख के ये लिख दूं, सेल्स माइनस कॉस्ट लिख दूं, तो क्या मैं कॉस्ट की वैल्यू इधर डाल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल डाल सकती हूँ, इंटू 100। अब देखो सेल्स, अब कॉस्ट की वैल्यू तो है मेरे पास 3040 जो मैंने अभी पीछे से निकाली थी, और सेल्स इंटू 100, राइट। तो अब इसको मैं इधर ले जाती हूं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 सेल्स। अब सिंपल मैथ्स है, ये हो गया 5 सेल्स इक्वल्स टू, इन दोनों से मुझे 100 को इंटू करना पड़ेगा, सो ये जाएगा 100 सेल्स माइनस 304000, राइट। ये हो गया। अब 100 सेल्स हो गया। अब 304000 100 सेल्स माइनस 5 सेल्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 95 सेल्स इक्वल्स टू 304000। अब 304000 डिवाइड बाय 95 इक्वल्स टू सेल्स। इससे क्या मेरी सेल्स की वैल्यू आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। सो अब मेरी सेल्स की वैल्यू कितनी आ रही है? माई सेल्स इक्वल्स टू 3200। मेरी सेल्स कितनी आ गई? 3200 आ गई। सो सेल्स की वैल्यू तो निकल गई। अब क्या निकालनी है? जीपी निकालनी है। सो जीपी कैसे निकालूंगी? सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू जीपी। सेल्स हो गई 3200, कॉस्ट हो गई 3040, तो जीपी क्या होगी? तो जीपी निकल जाएगी 1600। ये आ गया मेरी जीपी की वैल्यू। सॉरी, यहां पे जीपी 1600 नहीं होगा, जीपी विल बी 160। ओके, moving further, now the question says Jack Spratt provides the following information about his business: margin, sales, opening inventory, purchases, closing inventory after fire 3000. So question is asking what is the cost of inventory lost in the fire. Question क्या पूछ रहा है? cost of inventory lost in the fire. अब ये वाली क्या है? closing inventory after fire दे रखी है, 3000 ही बची है मतलब उसके पास। तो पहले क्या हम क्लोजिंग इन्वेंट्री बिफोर फायर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे? देखो, हमें दो चीजें दे रखी है, मार्जिन और सेल्स दे रखी है। चलो लेट्स स्टार्ट, एक एक करके उठाते हैं, क्या क्या दे रखा है उससे सोचते हैं क्या क्या निकल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद मार्जिन एंड सेल्स। ओके, सो मार्जिन इक्वल्स टू जीपी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। अब मार्जिन कितना दे रखा है? 20, और सेल्स हमें दे रखी है 1 लाख $1 लाख। तो क्या इससे हमारा जीपी निकल जाएगा? यस। सो ये 100 और इसको कैंसिल करती हूँ यहां से 2 0 को। सो 20 इंटू 1000 इक्वल्स टू जीपी। सो विच मीन्स माई जीपी इज हाउ मच? 20,000। सो नाउ कैन आई गेट माई कॉस्ट? यस।
सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू जीपी। सेल्स कितनी है $100,000 और कॉस्ट पता नहीं, जीपी कितनी है 20,000। सो इसका मतलब 100,000 माइनस 20,000 इक्वल्स टू कॉस्ट। सो कॉस्ट कितना हो गया 80,000। कॉस्ट कितना हो गया 80,000 हो गया। ठीक है, अब कॉस्ट हमारा 80,000 आ गया। अब कॉस्ट से क्या क्या निकल सकता है? कॉस्ट किस किस के इक्वल होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है? मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री अवेलेबल है और परचेजेस अवेलेबल है, और मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आफ्टर फायर है, लेकिन मैं पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री बिफोर फायर निकाल लेती हूँ। सो 10 एंड 82 दे रखा है, $10,000 एंड $82,000। ओके, सो कॉस्ट मेरा $80,000 था, ओपनिंग इन्वेंट्री मेरी $10,000 है, परचेजेस मेरे $82,000 है और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अब देखो, सो क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू $10,000 प्लस $82,000 माइनस $80,000, तो कितना आ जाएगा? ये मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई $12,000। ठीक है, अब ये आई मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री बिफोर फायर। सो अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री बिफोर फायर में से माइनस कर लूं क्लोजिंग इन्वेंट्री आफ्टर फायर, सो आई विल गेट माय व्हाट? इन्वेंट्री लॉस्ट इन फायर। मुझे ये पता चल जाएगा इन्वेंट्री लॉस्ट इन फायर। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री बिफोर फायर तो मेरे पास है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री आफ्टर फायर क्या है? 3,000। सो इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री बिफोर फायर इज हाउ मच? 12,000 माइनस 3,000। इसका मतलब इन्वेंट्री लॉस्ट इन फायर कितनी है? 9,000। देखो 9,000 मेरे पास ऑप्शन है, यस, पॉइंट बी। ठीक है, सो अब इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपको ज्यादा एंट्रीज नहीं पास करनी है, मोर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब ये तो हमने सारे के सारे जो कापलान के रीडिंग टेक्स्ट के जो क्वेश्चंस है वो किए। ठीक है, अब ऐसा ही एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 11 है विच इज सिमिलर टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 10, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। ओके, एंड बिफोर आई फिनिश दिस लेक्चर मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि जो इन्वेंट्री लॉस्ट इन फायर है उसकी एंट्री क्या पास होती है। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो होती है उसकी क्या एंट्री हम पास करते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्री क्या पास करते हैं? हम डेबिट करते हैं कॉस्ट को और हम क्रेडिट करते हैं, हम डेबिट करते हैं इन्वेंट्री को, क्लोजिंग इन्वेंट्री को, और क्रेडिट करते हैं हम कॉस्ट को। बेसिकली हम अपने कॉस्ट को कम करते हैं, राइट? हम वो एक्सपेंसेस को कम करते हैं क्योंकि उस साल में हमने वो इन्वेंट्री नहीं बेची है। ठीक है, ये हम पहले भी इन्वेंट्रीज वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात ये है कि जो इन्वेंट्री लॉस्ट इन फायर है, लॉस्ट इन फायर और इन्वेंट्री लॉस्ट ड्यूरिंग फ्लड हो गया, या फिर इन्वेंट्री थेफ्ट हो सकता है, तो उस केस में हम क्या एंट्री पास करेंगे? हम एंट्री जो पास करेंगे वो पास करेंगे डेबिट। सो इन्वेंट्री लॉस्ट इन फायर या इन्वेंट्री लॉस्ट इन ड्यूरिंग द फ्लड और इन्वेंट्री थेफ्ट, ये सारे के सारे की वजह से क्या होगा? इन सब की वजह से बेसिकली क्या होगा? ये हमारा एक लॉस हो जाएगा या हमारा एक एक्सपेंस हो जाएगा, और ये जो एक्सपेंस होगा ये कहाँ जाएगा? ये P&L में जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं इन्वेंट्री लॉस्ट इन फायर लिख सकते हैं हम। ठीक है, इन्वेंट्री लॉस्ट इन फायर एक्सपेंस। और क्रेडिट क्या करेंगे? हम अपना कॉस्ट, हम अपने कॉस्ट को कम कर देंगे। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो हमने बेचा नहीं, राइट? हम उसको बेच तो रहे नहीं है, तो जब हम उसको बेच नहीं रहे, क्योंकि भाई वो तो लॉस्ट हो गई इन फायर, तो हम उसको बेच नहीं रहे, तो हम उसको कॉस्ट, हम उसको ऑपरेशंस का एक्सपेंस क्यों माने? वो ऑपरेशनल एक्सपेंस नहीं है, वो अदर एक्सपेंस हो गया एक तरीके से, वो एक तरीके से अनवांटेड एक्सपेंस हो गया जो एकदम से आया, राइट? तो वो क्या होगा? वो कॉस्ट से निकलकर वो नीचे अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। ओके, सो ये भी स्टेटमेंट ऑफ P&L का पार्ट है और ये भी स्टेटमेंट ऑफ P&L का पार्ट है। ठीक है, लेकिन मान लो मैंने इस इन्वेंट्री का, ये जो इन्वेंट्री थी मेरी, इस इन्वेंट्री का मैंने इन्वेंट्री का इंश्योरेंस करा रखा था। क्या करा रखा था? इंश्योरेंस करा रखा था। वो तो उस केस में क्या एंट्री पास होगी? उस केस में एंट्री पास होगी डेबिट इंश्योरेंस क्लेम, और क्रेडिट क्या होगा? कॉस्ट। कॉस्ट मेरी कम ही हो जाएगी, वापस से मेरा कॉस्ट कम हो जाएगा क्योंकि मैंने उस इन्वेंट्री को बेचा ही नहीं, राइट? और इंश्योरेंस क्लेम क्या हो गया? इंश्योरेंस क्लेम मेरा एक करंट एसेट होगा। क्या होगा? करंट एसेट। क्यों? क्योंकि अब मुझे इंश्योरेंस, जो भी मेरा इंश्योरर है उससे मुझे क्या लेने पड़ेंगे? मुझे उससे क्योंकि मैंने क्लेम के लिए फाइल किया है, तो अब वो मुझे जितनी भी इन्वेंट्री है उसके पैसे देगा।
सो ये मेरा करंट एसेट हो जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, मेरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा, ठीक है। और जो कॉस्ट होगी वो कहाँ कम होगी, वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में कम होगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। और मैंने इधर भी यहाँ पे बता दिया है। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्रीज हमने इन्वेंट्री वाले लेक्चर में करी थी, ठीक है। नाउ लॉस्ट इन्वेंट्री विल स्टिल बी क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L सो दैट इट इज रिमूव फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में से निकाल रहे हैं हम, लेकिन वो एक तरीके का दूसरा एक्सपेंस हो गया, हम उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला एक्सपेंस नहीं मान रहे, इट्स लाइक एन अदर अनवांटेड एक्सपेंस जो एकदम से आया। हाउएवर इफ द इन्वेंट्री इज इंश्योर्ड बिलो एंट्री विल बी पास्ड। डेबिट हो जाएगा इंश्योरेंस क्लेम विच विल गो टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के भी करंट एसेट में आ जाएगा, और क्रेडिट हो जाएगा कॉस्ट। ओके, आई होप ये क्लियर है। अब ये चैप्टर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। अब इससे रिलेटेड जितने भी कापलान के क्वेश्चंस हैं, अभी इस लेक्चर में तो हमने रीडिंग टेक्स्ट के क्वेश्चंस किए, आप प्लीज टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 11 खुद ट्राई कीजिएगा, और जो एग्जाम किट के क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, सो आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। मीनवाइल प्लीज रिवाइज इट। इसमें सिर्फ ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो अच्छे से सारी अकाउंटिंग इक्वेशंस को याद कीजिए, ठीक है। याद तो कुछ नहीं करना है, इसको रटना नहीं है, इनको समझना है बेसिकली, ठीक है। और मैं आपको हर इक्वेशन अलग अलग टाइम पे अलग अलग लेक्चर्स पे समझा चुकी हूँ। एंड देन उसके बाद क्या आते हैं, लेजर अकाउंट्स आते हैं। लेजर अकाउंट्स भी हमने बहुत अच्छे से कर रखे हैं पहले। सो बेसिकली नया हमने क्या किया इस पर्टिकुलर लेक्चर में, सिर्फ जीपी मार्जिन किया हमने, जीपी मार्जिन किया और दूसरा मार्कअप किया। ओके, सो जीपी मार्जिन सेल्स पे होता है और मार्कअप किस पे होता है, कॉस्ट पे होता है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। Okay, so I'll see you in the next class. Bye bye, take care, have a good day.